हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चे, इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन करनी है, ठीक है। और जैसे कि आप सबको बताया गया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट्स है, और बल्कि चैप्टर नंबर 3 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला पार्ट था वेक्टर्स, दूसरा पार्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा पार्ट था सर्कुलर मोशन। ठीक है, तीसरा पार्ट था सर्कुलर मोशन। इन तीनों में से आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल किस चीज को बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल किस चीज को बोलते हैं। तो पहले क्लियर कर दिया जाए कि प्रोजेक्टाइल कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम किसी एंगल थीटा पर थ्रो करते हैं, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड, ठीक है। किसी एंगल थीटा पर थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट which is thrown at some angle with the horizontal, ठीक है, with the horizontal, and moves only under the influence of gravity। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करे, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। और वो ऑब्जेक्ट जिस तरीके के मोशन में होगा उसको हम बोल देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक गन में से बुलेट को फायर करा, तो बेटा जी वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो हमने उसको कितने एंगल पे थ्रो करा, मैं ये बोल दूंगा कि ग्राउंड के साथ वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, बट स्टिल इट इज ए प्रोजेक्टाइल। अगर मैं एक फुटबॉल को किक करूं, किक करने के बाद फुटबॉल जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, आप सबको पता होगा। तो ये फुटबॉल भी हमने कितने एंगल पे किक करी थी? किसी सम एंगल थीटा पे मैं बोल दूंगा कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी एंगल थीटा पे थ्रो करा था। और जब मैंने थ्रो करा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। दोनों ही केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। दोनों ही केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। इसके और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं। बुलेट को फायर करने की ना बजाय मैं एक स्टोन को अगर मैं थ्रो करूं तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। अगर मैं चलती हुई ट्रेन में से कोई एक स्टोन को थ्रो करूं या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दूं तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको थ्रो करेंगे और थ्रो करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से मूव करेगा, ठीक है। दो तरीके के हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं बच्चे। यहां पे दो तरीके के प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, पहला तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम थ्रो किस डायरेक्शन में करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसका कुछ पाथ ये होगा। हमने किस डायरेक्शन में थ्रो करा होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करा होगा। और थ्रो करने के बाद उसने कुछ ऐसा पाथ लिया, तो इस प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो करा और वो ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली कुछ एंगल थीटा बना के थ्रो करा, तो इस तरीके के प्रोजेक्टाइल को हम बोलते हैं बच्चे जी एंगुलर प्रोजेक्टाइल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, जिसकी वजह से थ्रो करने के बाद वो सीधा नीचे मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी। सिंपल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होगा? मैं किसी एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसी एंगल थीटा पे उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा और थ्रो करने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, बट उसका कुछ पाथ ऐसा होगा। इस तरीके के प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसको करने से पहले ना, इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स को डिस्कस करने से पहले इसके कुछ एजम्पशंस हैं जो हम यूज करेंगे
और ये assumptions का काम सिर्फ इतना है कि आगे जितनी भी बच्चे डेरिवेशन हम करेंगे ना उसको बहुत ज्यादा सिंपल कर देगा। इन assumptions का काम सिर्फ इतना है कि जितनी भी हम डेरिवेशन करेंगे उन डेरिवेशंस को सिंपल कर दे। पहली assumption क्या है? assumptions, पहली assumption ये है कि हम जितना भी एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर की वजह से हमें ड्रैग मिलता है, एयर ड्रैग मिलता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेंगे हम? कांस्टेंट लेंगे। और बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ना और भी किसी तरीके से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ या कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो भी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ या फिर कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ, इन दो चीजों की वजह से जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको भी हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। क्योंकि इन दोनों की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बच्चे चेंज होती ही होती है। तो यहां पर तीन assumptions हमने ली कि एक तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पे। और रोटेशन ऑफ अर्थ और कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से जितने भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले हम बच्चे पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसके बाद हम आएंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ऊपर और इनकी कुछ डेरिवेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहली चीज है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और इसको भी शुरू करने से पहले ना हम एक और चीज करते हैं। आगे जाके इन चीजों की वजह से, इन चीजों के लेने की वजह से जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले चीज हमने assumption ली थी कि एयर रेजिस्टेंस को हम बच्चे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने की वजह से हुआ क्या? देखिए, अगर हमने एयर रेजिस्टेंस को, जो एयर ड्रैग प्रोड्यूस कर रही है, एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है प्रोजेक्टाइल के मोशन में, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो होगा क्या? देखो, पहली चीज ये होगी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी भी एक्सेलरेशन होगी, यहां पर एक्स क्यों लगाया? बिकॉज हम एक्सेलरेशन कौन सी देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमने ले ली जीरो, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो गई? जीरो। और दूसरी चीज बची हमारे पास एक्सेलरेशन कौन सी बचे? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बची। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी? जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हर पॉइंट पे कहां पर एक्ट कर रही होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे, इधर हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या हम किसी एंगल पे थ्रो करें। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करा तो किसी भी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके की एक्सेलरेशन है, दैट इज वर्टिकल एक्सेलरेशन, जो कि क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बच्चे जीरो हो गई। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो गई। क्यों जीरो हुई? बिकॉज हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया था। दूसरी चीज देखिए, अब होगा क्या? यहां पर ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा बच्चे तो उसके पास दो तरीके की वेलोसिटी होगी। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहां पर मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर हम देखें, ऑब्जेक्ट के या मोशन के किसी भी पॉइंट पर देखें, तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी
और एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। इन दोनों वेलोसिटी की वजह से ही वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अगर उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना होती तो या तो वो नीचे जाता या तो वो ऊपर आता, और मान लेते हैं कि उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी ना होती तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता रहता, नीचे की तरफ ना आता। नीचे क्यों जा रहा है, इस पाथ पे क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज उसके पास दोनों वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चे विल बी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 0। जब भी एक्सेलरेशन 0 होती है तो इसके दो केसेस होते हैं, हमने पढ़े थे। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे होता है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अब यहां पर रेस्ट की पोजीशन पे तो नहीं होगा। दैट मींस कौन सा केस बना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। इसको जरूर ध्यान में रखना है आपने। चाहे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ें चाहे हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ें, दोनों ही केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? हमेशा हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहेगी। चेंज क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी। चेंज कौन सी होगी? वर्टिकल वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट, देखो वर्टिकल वेलोसिटी के केसेस, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट जो होगा वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्टिकल, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, इंक्रीज होना शुरू कर देगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। इतना भी ध्यान रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी कम होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने 0 ली है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू g है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। चेंज कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट, और वो कुछ इस तरीके से चेंज होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? देखो, मान लेते हैं मैंने एक बुलेट को फायर करा, तो मैंने इनिशियली मैंने सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कुछ इस पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा। तो जब मैंने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दी और प्रोजेक्टाइल इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस तरीके के प्रोजेक्टाइल को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ, यहां पे लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया मैंने इसको u। लेकिन क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी? नहीं। तो uy क्या हो जाएगा? 0। मैंने इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0। इसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि नीचे मूव कर रहा है, दैट मींस उसके डाउनवर्ड मतलब वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आओ जी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल ने जो भी पाथ लिया उसकी शेप क्या होगी, वेदर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये हमने डिराइव करना है व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हम एक काम करते बच्चे, देखो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, और यहां पर मैं एक और चीज बता दूं कि हम
ये डेरिवेशन करने के दौरान, इन डेरिवेशंस को करने के दौरान हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। क्यों? इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या बोला था, कब हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? जहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म। अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली तो हमने बच्चे जीरो ले ली, हॉरिजॉन्टल वाली तो जीरो ले ली, तो सिर्फ हमारे पास कौन सी एक्सेलरेशन बची? वर्टिकल, जिसकी वैल्यू क्या है हर पॉइंट पे, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, और इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट। दैट मींस यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू डिराइव दीज, जो भी हम आगे जाके डिराइव करने जा रहे हैं उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले तो बच्चे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चे अलग से यूज करूंगा और वर्टिकल कंपोनेंट मैं अलग से यूज कर सकता हूं। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिराइव करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से नीचे मूव करते करते ऑब्जेक्ट जो है वो P पॉइंट पे पहुंच गया। अब P पॉइंट पे अगर वो पहुंचा तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? मैं ले लेता हूं x। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम उस इक्वेशन के लिखें तो s की जगह मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू में टाइम। तो ये याद रखना बच्चे, इस इक्वेशन में जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनको मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में लिखूंगा, स्केलर क्वांटिटीज को नहीं। तो x इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा x इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? u इनटू में टाइम प्लस हाफ इनटू में एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने जीरो लिया था, एक्सप्लेन कर चुके हैं। x इक्वल्स टू u इनटू में t, तो यहां से p पॉइंट पर पहुंचने का टाइम कितना आ जाएगा? x बाय u। इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, p पॉइंट तक पहुंचने का कितना टाइम मिल गया मुझे? x बाय u। सेकेंड, अगर मैं इसी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट लगाऊंगा, अगर हम इसी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो क्या आएगा? दैट y इक्वल्स टू u बाय t। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? uy प्लस हाफ a बाय t का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा uy, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? जीरो, क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्शन इनिशियली सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करी, तभी तो हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं। तो ये हो गया 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है g, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे x बाय u का स्क्वायर। तो इट विल बी y इक्वल्स टू g बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। y इक्वल्स टू बचा g बाय 2 यू स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। अब बच्चे अगर आप ये चीज देखोगे तो ये चीज कांस्टेंट होगी। एक बार ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल अपने पाथ मूव करना शुरू कर दिया तो ना मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर सकता हूं, ना मैं इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर सकता हूं। तो ये पूरी चीज क्या है? मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस कांस्टेंट टर्म की बजाय मैं k एक अनदर कांस्टेंट ले लेता हूं इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये पैराबोलिक या पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला की। तो यहां से हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है, क्योंकि इक्वेशन पैराबोला की है, तो ऑब्जेक्ट कौन से पाथ पे मूव करेगा? इट विल मूव इन पैराबोलिक पाथ। इट विल मूव इन पैराबोलिक पाथ। ठीक है, यहां से मैं पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे।
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल को जब हमने थ्रो करने के बाद कितना टाइम लेगा, पूरा मतलब ग्राउंड पर रीच करने के लिए कितना टाइम लेगा, ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए कितना टाइम लेगा, ग्राउंड पर जाने के लिए कितना टाइम लेगा, दैट दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं। लेट्स से मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी, y इक्वल्स टू, मैं यहां पर सिर्फ ले रहा हूं बच्चे, मैं यहां पर सिर्फ ले रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ ले रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो y सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनकी बजाय मैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पुट कर दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट y, ठीक है, यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी का स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं ए से ऑब्जेक्ट जा रहा है बी पॉइंट पर, ठीक है, ए से ऑब्जेक्ट जा रहा है बी पॉइंट पर, ये वाले पाथ पर, ठीक है। तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट ली, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट ली, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखो, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से पहुंच गया यहां पर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, लेट्स से मैं ऐसे बना देता हूं, तो ए से बी जाने में वर्टिकल डायरेक्शन में उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर करी ना। हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओबी हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी ये, और ये है कितना, जितनी हाइट से हमने उस प्रोजेक्टाइल को छोड़ा होगा। तो लेट्स से h हाइट से छोड़ देते हैं, तो ये कितना होगा h। तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो हम ले लेते हैं, ए से बी जाने में वर्टिकल डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट को हम ले लेते हैं h। और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो हमने दिया ही नहीं, 0। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम सिंबल दे देते हैं कैपिटल टी, प्लस हाफ ए बाय को जी लिख देते हैं इंटू टी का स्क्वायर। तो दिस इज h इक्वल्स टू 0 प्लस जी बाय 2 टी स्क्वायर। 0 प्लस जी बाय 2 टी स्क्वायर इज h इक्वल्स टू जी बाय 2 टी स्क्वायर। तो यहां से बच्चा जी, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा 2h बाय जी, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से हमें दो चीजें पता चल रही हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किन किन कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो डिपेंड कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट से हम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, जितनी ज्यादा हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, उतना ज्यादा टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को नीचे ग्राउंड तक आने में, ठीक है। हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट किन किन क्वांटिटीज के ऊपर है, इंडिपेंडेंट। पहली चीज तो बच्चे देखो, मास के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा, हमने छोटी क्लासेस में भी करा हुआ है। अगर मैं एक बहुत बड़ा पत्थर लूं और एक छोटा पत्थर लूं, जब तक हम उसको सेम हाइट से थ्रो कर रहे हैं तब तक उन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम होगा। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को बहुत जोर से थ्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, और एक को बहुत कम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तब भी वो सेम टाइम लेंगे नीचे आने में, ठीक है। तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा और इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, यहां पर एक और चीज करते हैं, देखिए, मान लेते हैं मैं दो केसेस लेना चाहता हूं, यहां पर मैं दो केसेस लेना चाहता हूं। पहला केस बच्चे ये होगा, देखिए, पहला केस ये होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो ना करने की बजाय सिर्फ उसको छोड़ दिया, ठीक है। थ्रो ना करने की बजाय मैंने सिर्फ उसको छोड़ दिया। अब छोड़ेंगे तो हमने इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कुछ नहीं दिया ना, सिर्फ छोड़ दिया ना। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट दिया है ना, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, सिर्फ छोड़ दिया। तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। कितनी हाइट से छोड़ा था बच्चे, h हाइट से छोड़ा था। तो मुझे निकालना है कि यहां से नीचे ग्राउंड तक कितना टाइम लगाएगा वो आने में। तो
तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर उसको सिर्फ ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो कितना टाइम लगाएगा? ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ली उस ऑब्जेक्ट ने? h। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला फैक्टर गया, बचा क्या? हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी जी थी और टी का स्क्वायर। तो कितना टाइम लेगा अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2h बाय जी का स्क्वायर। आप इस टाइम को मैच करो इस टाइम से। इसका मतलब क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और एट द सेम टाइम किसी अनदर ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल वेलोसिटी देके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देके कुछ ऐसे थ्रो करा। तो इसको भी टाइम लग रहा है स्क्वायर रूट 2h बाय जी, और इसको भी टाइम लग रहा है स्क्वायर रूट 2h बाय जी। तो इसका मतलब है कि जब तक ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से थ्रो करेंगे वो सेम टाइम लेंगे नीचे आने में, चाहे हम उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें या ना करें। ड्रॉप कर देंगे तो भी वो सेम टाइम लेगा, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो भी वो सेम टाइम लेगा। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी फैक्टर के ऊपर टाइम डिपेंड नहीं करता। आइए अगला, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि जब हमने थ्रो करा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इस पॉइंट को ओ लिया था, ए लिया था और बी लिया था। तो हमने बच्चे ये वाला डिस्टेंस ओ बी निकालना है, ठीक है। दिस डिस्टेंस ओ बी वी हैव टू फाइंड। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो एक काम करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स? और यही वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं हम, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। हमने क्या निकालना है? A से B तक आते आते ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, मतलब कितना दूर गया हमारे से, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। x की जगह मैं लिख देता हूं r। हॉरिजॉन्टल रेंज का हमने सिंबल दे दिया r। r का मतलब इस सिंबल में, इस डायग्राम में क्या होगा? OB, ठीक है। ये r डिस्टेंस का मतलब है OB डिस्टेंस ही हम निकाल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया था? u, और A से B तक आने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी दी? 0 इंटू में टी का स्क्वायर। तो ये वाला फैक्टर तो बच्चे गया, बचा क्या? r इक्वल्स टू यू इंटू में टी, मतलब r इक्वल्स टू यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी। अब ये जो आंसर आया है बच्चे, देखो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो आंसर आया है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहला तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस कि जितना जोर से, जितना ज्यादा वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उतना ही दूर जाके वो ऑब्जेक्ट गिरेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट कर देता हूं तो जितनी ज्यादा हाइट से उसको फेंकेंगे उतना ही वो ज्यादा रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, उतनी ही ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो जितनी ज्यादा हाइट से फेंक रहे हैं उतनी ही ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी होगी। नेक्स्ट है, अगर हमने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हुई तो मैं क्या करूंगा? देखिए, किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी हुई तो मैं ये कर सकता हूं, देखिए मैं ये कर सकता हूं कि यही बना लेते हैं, ठीक है। हमने ये y ले लिया, ये x ले लिया, प्रोजेक्टाइल को कुछ ऐसे थ्रो कर दिया होगा, और मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट पे बच्चे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली है, क्योंकि
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बच्चे हमेशा कांस्टेंट देगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो बढ़ रहा होगा ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पर वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, जिसकी वजह से वो नीचे इस डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है। अगर उसके पास एक भी कंपोनेंट ना होता तो वो इस डायरेक्शन में मूव ना करता। खुद सोचो, दिमाग लगाओ। लेट्स से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है तो कौन सा होगा, वर्टिकल होगा, तो वो ऐसे जाएगा सिर्फ। वर्टिकल है सिर्फ, सॉरी हॉरिजॉन्टल है सिर्फ, अगर हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, वर्टिकली नीचे जाएगा ही नहीं। तो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, इस पाथ पे क्यों जा रहा है, बिकॉज उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इतना ध्यान रखना। तो ये है इन दोनों का रिजल्टेंट कंपोनेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। और देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है वेलोसिटी, ठीक है। और ये हम एंगल ले लेते हैं बीटा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो वेलोसिटी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, v वेक्टर इक्वल्स टू vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। या और कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में, vx जो है उसके साथ i कैप लगा दूंगा, बट यहां पे मैग्नीट्यूड, और vy के साथ j कैप लगा दूंगा। इसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। vx की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देंगे, vy की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देंगे। तो पहले तो vx की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे मैं कौन से कंपोनेंट यूज करूंगा, जी हां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट भी कौन से यूज करने हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैं यूज कर रहा हूं vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू में t, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अपनी इच्छा से ले लेता हूं m पॉइंट, ठीक है। तो vx इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, u, और एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था इंटू t, तो vx आ गया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ u। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आएगी, u। तभी तो हमने बोला कांस्टेंट है। यहां पर भी u दी थी, यहां पर भी u रहेगी, यहां पर भी u रहेगी। किसी भी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो वो u ही रहेगा। m पॉइंट पे भी u आया है। अब इसी का ही अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालूं, मतलब मैंने निकालना है vy, तो मैंने कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स। मतलब vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। तो vy इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, कुछ नहीं है, दिया ही नहीं है, तो 0। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में g इंटू में t, तो vy इक्वल्स टू आ गया हमारे पास gt। अब ये देखिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा vy की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब नीचे आते आते ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पीछे भी यही बताया गया था। अब मैं इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो आफ्टर पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन द वैल्यू ऑफ vx एंड vy, व्हाट विल गेट, देखिए पुट इन 1, तो ये हो जाएगा v वेक्टर इक्वल्स टू vx की वैल्यू निकाली थी u i कैप प्लस vy की वैल्यू निकाली है gt j कैप। ये तो आगे बच्चे उस m पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म, u भी पता होगा, g भी पता होगा, जितने टाइम बाद निकालनी है वो वेलोसिटी, वो टाइम पुट करिए और v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। बट ये तो बच्चे हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में।
अगर मुझे स्पीड निकालनी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का कंपोनेंट का स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर। ये है उस पॉइंट पे स्पीड। अब क्योंकि वेलोसिटी बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये तो निकला है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ी, अगर मुझे उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ी, डायरेक्शन हम निकालेंगे इस एंगल बीटा से, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी वाला वेक्टर जो है, वेलोसिटी वाला वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल बना के एक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन निकालनी पड़ी तो मैं tan बीटा यूज कर सकता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर। मतलब ये वी वाई है तो ये भी वी वाई बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब वी एक्स। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो जी टी डिवाइडेड बाय यू, यहां से मेरे पास उसकी डायरेक्शन, यहां से मेरे पास डायरेक्शन। तो मेरे पास उस एम पॉइंट या किसी भी पॉइंट पे जिस टाइम पे मुझे निकालना है, वेलोसिटी भी आ गई, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में बच्चे हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है अब ग्राउंड के साथ कोई एंगल बना रही है, ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो इस तरीके के प्रोजेक्टाइल को हम बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और उसका पाथ कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी u वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल जो है वो ये पाथ पे मूव कर रहा है और फाइनली इस पॉइंट A पर आके वो ग्राउंड पर वापस आ गया। रास्ते में मान लेते हैं P पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y पे वो आया होगा, ठीक है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट हमने क्या लिया? B। हाईएस्ट पॉइंट क्या लिया? B। और यहां पर बच्चे सेम चीज होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो हम 0 ले लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज g, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी, कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, चेंज होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज होगी, हाईएस्ट पॉइंट मतलब B पे आके वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0। और जब यहां से नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऊपर जाने में डिक्रीज, वर्टिकल कंपोनेंट 0 और वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा नीचे आने में, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही चीज बच्चे, हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ही निकालना है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हम सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने पीछे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में उसका पाथ निकाला, बस यहां पर थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी। सबसे पहले तो मैं वही ले रहा हूं बच्चे, यूजिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा जो पहले करी थी, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बजाय x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो लगाए हैं वो P पॉइंट पर लगाए हैं, मतलब P पॉइंट पे उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट ली? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट x, 0 बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने ये डिस्प्लेसमेंट, कितनी वैल्यू है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की? x, तो यहां पर हमने पुट कर दिया x। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? u cos थीटा। कितना टाइम लगा P पॉइंट तक पहुंचने के लिए? t।
बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी ली है बच्चे, 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, फैक्टर खत्म हो गया, u cos थीटा इंटू में टी। तो यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x बाय u cos थीटा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला टाइम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल और स्पीड भी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा पी पॉइंट तक, x, और स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u cos थीटा। ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज करें, यूजिंग द वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे तो y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर। P पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, y। तभी तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट y ले रहे। तो y इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा, और कितना टाइम लगा उसे वहां तक पहुंचने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन से x बाय यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए बाय वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स हम एक्सेलरेशन की वैल्यू -g पुट करेंगे इनटू में x बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है बच्चे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू u से u गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू में x, माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, g बाय टू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसकी एक इक्वेशन, इसको इसकी ग्रुपिंग कर देंगे सॉरी, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू में x माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक इन नेचर है, मतलब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर x स्क्वायर भी है, जो डिग्री है इस इक्वेशन की 2 है। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम बच्चे ग्राफ बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक इन नेचर। तो इसका मतलब जब भी हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल, मतलब किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, अभी भी पैराबोलिक इन नेचर ही होगा। अच्छा, अगर हम इसको ज्यादा से ज्यादा इसको और हम कंप्रेस करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और व्हाट इज यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं ये बना सकता हूं tan थीटा इंटू में x माइनस जी बाय टू यू एक्स का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी भी पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, पैराबोलिक इन नेचर ही है, पैराबोलिक इन नेचर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से कर देता हूं, बाद में जैसा आपको समझ में आए, जो आपको ठीक लगे, इजी लगे, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका कुछ एंगल बना के, और वो ये पाथ लेके वापस ग्राउंड पे आ गया। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कि O पॉइंट से ये गया होगा B पॉइंट पे, B पॉइंट से गया होगा वापस A पॉइंट पे। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कि O से A पर टोटल पाथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ले लेते हैं कैपिटल T,
इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लगा और बी से ए पर जाने में कितना टाइम लगा। ओ से बी तक आने में, ओ से बी तक पहुंचने में, इसे बच्चे बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। और बी से ए पर आने को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। और मजे की बात यह है कि दोनों ही टाइम इक्वल होते हैं, मतलब टाइम ऑफ असेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो जितना टाइम वो ऊपर आने जाने में लेता है उतना ही टाइम नीचे आने में लेता है। ऊपर जाएगा 2 सेकंड में तो नीचे भी 2 सेकंड में ही आएगा। बट एक और चीज देखना, यहां पर हम सिर्फ वर्टिकली टाइम को देख रहे हैं, यहां पर भी यही करेंगे। ठीक है, तो जितना टाइम ओ से बी तक जाने में उतना ही टाइम बी से ए तक आने में। तो इसको मैं लिख सकता हूं सीधा ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ असेंट। इसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ टाइम ऑफ असेंट निकालना है, ओ से बी तक का टाइम निकालना है। यहां पुट कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। लेकिन टाइम निकालने के लिए मैं ले रहा हूं बच्चे यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स, वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ले रहे हैं। और कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में ओ से बी तक टाइम आने में, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं ओबी, टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, टाइम ऑफ असेंट। क्यों हमने सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लिए हैं बच्चे, सिंपल सी चीजें देखो। अगर मैं सिर्फ इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाता, अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाता तो ये तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती ना। अब इसके 0 होने से क्या हुआ, ये वाला फैक्टर खत्म हो गया, मतलब वो फैक्टर जिसमें टाइम इंक्लूड हो रहा है वो खत्म हो गया। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट यूज करूंगा। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये भी है, हाईएस्ट पॉइंट बी पर जाके, क्योंकि मैं ओ से बी तक देख रहा हूं, इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी। तो फाइनल पॉइंट बी पर मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0। हमने पहले डिस्कशन करी थी। और इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव और टाइम वो भी, ये वाला फैक्टर इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस u sin थीटा इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी ओ बी, कट गया। तो टाइम ऑफ असेंट कितना आया बच्चे, टाइम ऑफ असेंट कितना आया, u sin थीटा बाय जी। इसे आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन पे, मतलब यहां पर पुट कर दीजिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin थीटा बाय जी। एक तो बच्चे ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और किस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता है, देखिए मैं काम करता हूं, अभी भी मैं वर्टिकल कंपोनेंट ही यूज कर रहा हूं, अभी भी मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स ही यूज कर रहा हूं, दैट y इक्वल्स टू यू वाई टी। क्योंकि अब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल निकलेगा, चलो इसको 2 ही दे देते हैं, हाफ टी का स्क्वायर। बट मैं इसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा, मैं सीधा ये करूंगा कि यार ये जा रहा था ओ से ए पर, सीधा ओ से ए पर। तो आप देखिए जिस पॉइंट से, जिस वर्टिकल पॉइंट से शुरू करा, जिस पॉइंट से शुरू करा वर्टिकल डायरेक्शन में, उसी पॉइंट पर आके वो खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप वर्टिकली देखेंगे तो जिस लेवल से शुरू करा था ए पॉइंट पर वापस आके उसी लेवल पे पहुंच गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई होगी, सोचिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई होगी 0। जिस वर्टिकल लेवल से शुरू करा था, यहां से उसने शुरू करा, उसी वर्टिकल लेवल पर आके वो रुक गया, ग्राउंड पर आके। तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। और अभी टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम निकलेगा ओ से ए तक का, तो यहां पर हमने कैपिटल टी पुट कर माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस यू साइन थीटा इंटू टी
यहां बचा माइनस जी बाई टू टी का स्क्वायर, नेगेटिव से नेगेटिव साइन गया, टी से टी स्क्वायर गया, तो बचा क्या, u साइन थीटा इक्वल्स टू जी बाई टू इंटू टी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, तो ये निकलेगा 2u साइन थीटा बाय जी। सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो बच्चे देखो, पहली चीज तो डिपेंड कर रहा है, पहली चीज डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी। जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से आप फेंकोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। दूसरा डिपेंड कर रहा है एंगल पे, ज्यादा एंगल पे किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा उसे नीचे आने में। और इसको u साइन थीटा को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2uy डिवाइडेड बाय जी। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, u साइन थीटा। तो इसके ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब है बच्चे, मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि जब मैंने प्रोजेक्टाइल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो करा मेकिंग सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड, ऐसे क्या वो, तो मैंने पॉइंट कौन कौन से लिए, ये पॉइंट ओ लिया था पीछे डायग्राम में, ये बी, ये वाला ए पॉइंट लिया था। तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, कि इस पूरे पाथ पे कितनी मैक्सिमम हाइट, मतलब ये एच हाइट कितनी कवर करी उसने, मतलब बी से लेकर एम तक के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसको बोल रहे हैं, बी से एम तक के डिस्टेंस को, जिसको मैंने ले लिया एच। अब क्योंकि हाइट जो है वो एक वर्टिकल चीज है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स, यूजिंग ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए वाई इंटू एस। और हम देख रहे हैं मोशन ओ से बी तक का, और वो भी कौन सा मोशन, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन, ओ से बी तक का वर्टिकल मोशन, ओ से बी तक का वर्टिकल मोशन दिस। तो इनिशियल पॉइंट क्या हुआ मेरा ओ, फाइनल पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 0 का स्क्वायर। इनिशियल पॉइंट ओ, इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऊपर जाती हुई एक्सेलरेशन को हम बोल देंगे माइनस जी, और ओ से बी तक की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी करी, एच, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल नहीं, क्योंकि ओ से बी तक की बच्चे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो ओ एम, और ओ से बी तक की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो बी एम बन जाएगी, विच इज एच माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 2gh। माइनस से माइनस साइन गया, 2g इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर सकता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आ गई हमारी हाइट। किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहली चीज थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा ज्यादा होगा तो हाइट भी ज्यादा होगी। इनिशियल वेलोसिटी यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यू बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी। और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बच्चे, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो अगर आप ज्यादा वर्टिकल कंपोनेंट, अगर इसका ज्यादा होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा तो भी हाइट इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगला, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे लिया था, ओ एक्स वाई, और लेट्स से मैंने एक पॉइंट ये बनाया,
लेट्स से क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे मुझे निकालना है कितनी वेलोसिटी। तो हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। यहां पर भी बच्चे वही चीज करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लिख देते हैं वी एक्स वेक्टर और वर्टिकल कंपोनेंट को लिख देते हैं वी वाई। तो जैसे कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वी वेक्टर। इस वी वेक्टर की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वी एक्स वेक्टर निकाल रहे हैं। मतलब इसको निकालने के लिए हम कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू में टी। तो वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने जीरो लिया हुआ है, तो Vx इक्वल्स टू आ गया सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा। Vy वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो Vy इक्वल्स टू प्लस ए वाई इंटू में टी। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिया था? u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू में टी। बट हाँ, q पॉइंट पे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे पॉजिटिव रख देता हूं साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे, ध्यान रखना, अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो यहां पे नेगेटिव जी पुट करना पड़ेगा। तो Vy इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस GT वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर v वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो ये हो जाएगा v वेक्टर इक्वल्स टू vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं इसको, तो v वेक्टर इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैं लिख सकता हूं दैट v वेक्टर इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा प्लस gt, u sin थीटा प्लस gt j कैप। ये तो बच्चे आया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये तो आया है ये वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1 हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u जी टी साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड एट एनी पॉइंट q। ठीक है, यहां पर बस आप वो टाइम की वैल्यू पुट करिएगा जिस टाइम पे आप वो वेलोसिटी या स्पीड निकालना चाहते हैं। अब बात आई डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं कि बीटा एंगल निकाल लेते हैं।
अगर मुझे बीटा एंगल पता चल गया तो मुझे उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल से कितने एंगल के ऊपर ये वेलोसिटी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम निकालेंगे tan बीटा, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर ये वी बाय है तो ये भी कितना होगा, वी बाय अपॉन में बेस बी एक्स। वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये थी u साइन थीटा प्लस जी टी डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। ये है डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब कि जब मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा तो हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे जाके वो हमें ग्राउंड पे वापस मिलेगा। मतलब मुझे निकालना है ये वाला डिस्टेंस, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। और यहां पर मैंने O पॉइंट रखा था, यहां B और यहां A, तो OA को ही हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज कर सकता हूं, यूजिंग ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। अब देखिए O से ये पूरा पाथ ट्रेवल करके प्रोजेक्टाइल A पॉइंट पे वापस मिला, तो O से A पर जाने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा, ये OA, जिसको हम बोल रहे हैं R OA। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिर्फ निकालना चाहते हैं और इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा। और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलवेज जीरो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया, u cos थीटा इनटू में 2u sin थीटा बाय g। u इंटू u स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर ब्रैकेट में 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर। थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, u के ऊपर डिपेंड कर रही है। इन दो फैक्टर्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि कितने एंगल पर हम फेंके, कितने एंगल पे थ्रो करें, कितने एंगल पे थ्रो करें ताकि सबसे दूर डिस्टेंस पे जाके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सबसे दूर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके वो गिरे, सबसे दूर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका मतलब है कि मैक्सिमम रेंज हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम रेंज। कितनी मैक्सिमम रेंज होगी, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी दूर फेंक सकते हैं। रेंज मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि देखो रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एक बार हमने थ्रो कर दी तो हम थीटा की वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए, रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। कितने एंगल पर थ्रो करें, कितने एंगल पर थ्रो करें, कितने एंगल पे थ्रो करें। रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यहां पर 1 की बजाय क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन उधर जाके साइन इनवर्स, तो बचा क्या, 2 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो मैक्सिमम मतलब कितने एंगल पे थ्रो करे ताकि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमाइज हो जाए, कितने एंगल पे थ्रो करे, 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा ताकि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमाइज हो जाए। और कितनी होगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी होगी निकालने के लिए थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45 90, साइन 90 विल बी, साइन 90 डिग्री विल बी 1। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आई,
u स्क्वायर बाय जी, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। इसको याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसके ऊपर भी बच्चे क्वेश्चन आता है कि कितने एंगल पे थ्रो करें, कितने एंगल्स पे थ्रो करें हम, ठीक है, ताकि दोनों एंगल्स पे जो ऑब्जेक्ट है वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। तो वो एंगल्स क्या होने चाहिए, वो एंगल्स क्या होने चाहिए, दोज एंगल्स शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, दोज एंगल्स शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। देखें एक बारी, पहले हम एक काम करते हैं, एंगल को थीटा पुट करते हैं और देखते हैं कि रेंज कितनी आती है। इस रेंज को हम दे देते हैं R1 वैल्यू, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा की बजाय थीटा ही पुट करा है डिवाइडेड बाय जी। ये तो चलो मिल गई हमें। नेक्स्ट है, हम एंगल की बजाय अब पुट कर रहे हैं, एंगल की बजाय पुट कर रहे हैं 90 माइनस थीटा। तो अब रेंज कितनी मिलेगी, इसको हम बोल देते हैं R2। u स्क्वायर साइन ट्वाइस एंगल की बजाय पुट कर रहे हैं 90 माइनस थीटा बाय जी। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 की वैल्यू आती है साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाय जी। अब मेरे ख्याल से बच्चे आपको पता होगा कि साइन 180 माइनस एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू साइन 180 माइनस एक्स इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय जी। तो अगर हमने थीटा एंगल पे थ्रो करा तो भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ रही है, 90 माइनस थीटा पे थ्रो करा तो भी सेम रेंज मिल रही है। तो इसका मतलब अगर हम थीटा पे थ्रो करते हैं या 90 माइनस थीटा पे थ्रो करते हैं तो सेम रेंजेस मिलेंगी हमें। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं पहले मैंने 30 डिग्री पे थ्रो करा, मैंने 30 डिग्री एंगल पे थ्रो करा तो यहां तक पहुंच गया ऑब्जेक्ट। अगर मैंने 30 डिग्री एंगल पे थ्रो करा, अगर मैंने 30 डिग्री एंगल पे थ्रो करा तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी कवर करी मेरी। अब मैंने 60 डिग्री पे थ्रो करा तो भी सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके हमें ऑब्जेक्ट यहीं पर ही मिलेगा। कितना एंगल पे थ्रो करा था, 60 डिग्री। ऐसे ही अगर हम 20 डिग्री पे करते हैं या 70 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो भी सेम पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा। अगर हम 25 डिग्री पे थ्रो करते हैं या 65 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो भी सेम पॉइंट पे ही हम मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम ही होगा। अच्छा एक और चीज बच्चे, हम थीटा या 90 माइनस थीटा पे ना थ्रो करके यहां पर तो सेम ही मिलेंगे हमें, हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम ही मिलेगी, R1 इक्वल्स टू R2 मिलेगा। लेकिन अगर हम इन एंगल्स पे ना थ्रो करके 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा पे थ्रो करते हैं तो भी हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम मिलेंगी, तो भी हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम मिलेगी। क्योंकि अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो भी वो कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज सम 90 ही बन रहा है।